मेरा अगला प्रश्न है सर, क्योंकि कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और बहुत लोगों ने एल्जीनेस ओरिजिन को अनस्टेक किया एल्जीनेस को, और जी उस प्रोजेक्ट में मूव ऑन हो गए। शायद जी। कुछ लालचवश, या ये लगा कि यस शुरू में बहुत कमा लेंगे। तो आपने भी इन चीजों पे रिसर्च किया था। यस सर। तो इन चीजों को सर स्केम कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ऊपरी तौर पे तो मेरे ख्याल से सब हरा हरा दिखता है। यस वो सर। प्लीज बताएं सर। हाँ सर, जब मैं आप मेरे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे तो जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस किया था कि प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा, मेरे फंड की सिक्योरिटी क्या होगी, और इसका जो प्रॉफिट का जो मैकेनिज्म है वो कैसा रहेगा। तो जब आपने मुझे इन फाइल्स को भेजा, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मुझे बताइए। आपने मुझे बोला था अरे ये कौन सी बात है, आज तक तो दुनिया में कोई मांगा ही नहीं है। तो थोड़ा सा तो ये सारी चीजें जो है, फिर मैंने उसको देख के फिर रिसर्च किया। और रिसर्च करके मेरा पहला एक उद्देश्य रहा सर कि मैं ओरिजिन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब आपने मुझे बोला कि आप ढूंढ के दीजिए, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और मेरा टॉपिक था सर कि हम स्कैम से कैसे बचें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डेक्स टूल हम बताते हैं, सर्टिक भी हम बता देते हैं, डेक्स स्कैनर भी हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम स्कैम के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो मैंने जब उस पर रिसर्च किया तो मेरी कुछ ऐसे फाइंडिंग्स रहे, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। हाल ही में जो प्रोजेक्ट जो आया था, वो सारी चीजें अच्छी दे चल रही थी। वो दिखा रहा था ऑन पेपर सब चीज अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने 2 महीने में स्कैम कर दिया। तो ये क्यों हुआ उसका हमको समझना है तो सर। तो सबसे पहला चीज जो है, स्कैम कैसे होगा। सर वो जो आप एक फाइल जो सेंड किए थे ना पीडीएफ में, जो मैंने जो आपको भेजा था, मेरी जो फाइल है, एक बार ओपन करिएगा। नाम, हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ सर। पीडीएफ जो था व्हाइट कलर का होगा, यस। आई। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो था। ओके। बस एक मिनट। जी हाँ ये सर। इस पे हाँ ये वाली जो चार्ट जो दिख रही है सर, लास्ट ओरिजिन चार्ट एल्गोरिथम। वाली, यस। जी जी। मेरी 50 पेज की पूरी रिसर्च पेपर है, उसको मैंने भी 5 पेज में समराइज किया है। हम्म। यहाँ पे इसको सर जूम करिए करिएगा। हाँ ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो हमको इस बात को समझना है सर कि हम स्कैम कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहला चीज जो सेंट्रलाइज, सभी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो है वो गलत हैं ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, है ना। कुछ अच्छे हो भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या हो रहा है कि आप मार्केट में आप जाएंगे ना, तो 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्कैम होने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। मैं आपको टोकन स्नीपर में मैं आपको दिखा दूंगा उसका रिकॉर्ड जो है, परसेंटेज जो है ना। टोकन स्टिफर उसको पूरा बताता है कि कितना लॉन्च हुआ है और कितना स्कैम हुआ है। तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ओनर होता है, और जब भी किसी भी चीज का ओनर होगा ना, तो मैक्सिमम शेयर को या मैक्सिमम टोकन को क्या करेगा, वो अपने पास रखता है। और जब वो अपने पास रखेगा, तो जब भी मार्केट अप होगा तो जो मैक्सिमम शेयर है उसको वो सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करेगा सर, है ना। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर प्राइस फिर से डाउन होगा, इसी को हम पंपिंग एंड डंपिंग बोलते हैं, है ना। तो जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी जैसे हाल ही में जो 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था, है ना, उसको आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत बार जब भी उनकी मीटिंग होती थी, प्राइस जो है अप हो जाता था। तो उसमें पंपिंग और डंपिंग बहुत ज्यादा हुआ। क्यों था? क्योंकि उसको जब हम चेक करेंगे, है ना, डेक्स टूल पे अगर हम उसके रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे, तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है अलग अलग बताता है। देखिए मैंने वो पॉइंट भी लिख दिया है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में उसको आप कैसे चेक करेंगे। टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसको हमको चेक करना है कि वहां पे कोई भी ऐसी कोई बातें तो नहीं है। देखिए जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे सर, सो देयर आर 3 थिंग्स। वन इज मैक्सिमम सप्लाई, सेकंड इज टोटल सप्लाई, एंड थर्ड इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। सो वी नीड टू चेक टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलेटिंग सप्लाई। टोटल सप्लाई हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम सप्लाई में अंतर है। जैसे बिटकॉइन को अगर हम देखेंगे, तो बिटकॉइन जो है 21 मिलियन का उसका मैक्सिमम सप्लाई, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है ना। लेकिन मार्केट में कितना हुआ, सर्कुलेट हो रहा है, और अभी जनरेशन कितना हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। तो वहां पे आप बिटकॉइन के लिए भी आप देख लीजिए, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल है। मतलब जितना जनरेशन हुआ है वो टोटल पूरा का पूरा मार्केट में होना चाहिए, पहली कंडीशन। जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन करेंगे, आपको इस चीज को चेक करना है कि टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलेटिंग सप्लाई। डेक्स टूल से उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके। जो प्रोजेक्ट जो स्कैम किया 2 महीने पहले, उसमें ये चीज था, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों इक्वल था, फिर भी वो स्कैम हुआ। मैं क्यों क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है सर, जब आप ओनर, जब कोई प्रोजेक्ट का ओनर होता है,
तो वो ओनर को क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी देश के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट के रूल्स को उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हाँ, पिछले कुछ साल पहले जो है बैलेंस को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था, उसको परमिशन नहीं दिया था। जैसे ही उसने एफआईओ रजिस्ट्रेशन कराया, फिर से गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया। ओके, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स होता है, वो उसको फॉलो करना है। अगर उसने रूल्स को फॉलो किया, वेल एंड गुड। अगर उसने फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट उसको बैन करेगी। ओके, एफसीएक्स में आप देख सकते हैं, मतलब जो भी फॉरेक्स के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको बैन कर देती है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट का जब कंट्रोल होगा, तो जब लोग अर्न करते हैं तो लोग वहां पे गवर्नमेंट बोलेगी आप टैक्स पे करो। ओके, जब टैक्स को पे करने की बात आती है तो ओनर जो है अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा सर, है ना। ओनर जो है अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, और जब टैक्स पे नहीं किया ओनर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट को बैन कर देगी, वेबसाइट खोलना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए आप जैसे मार्केट में आप देखते होंगे कि हमारा जो वेबसाइट जो है, कोई भी प्रोजेक्ट जो स्कैम होता है, वो 2 महीना अच्छा चला, 6 महीना अच्छा चला, 1 साल अच्छा चला, उसके फिर उसका वेबसाइट जो है बंद हो जाता है। तो उसका रीजन यही है। उसके बाद थर्ड क्या होगा कि अगर ओनर थोड़ा बहुत भी ठीक होगा, है ना, वो सोचेगा कि मुझे चलो इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग रन के लिए लेके जाना है, तो वो क्या करेगा, टैक्स को पे करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने शेयर से नहीं करेगा। वो जो 40% जो शेयर मार्केट में है, उसको वो होल्ड कर देगा, है ना। इसीलिए जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें विड्रॉल बटन होता है। तो वो क्या करेगा, आपकी विड्रॉल को रोक देगा। आपके कॉइन आपको दिखेंगे ऐप में, ऐप भी खुलेगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया, हो सकता है 3 साल, मतलब वो किस्मत की बात है। अगर उसने ओपन कर दिया विड्रॉल, तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट जो है वैसे ही उसी हालत में वो फिर खत्म हो जाता है। चौथा तरीका है सर, मनी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैक्सिमम जो एमएलएम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जब आपको क्या कंपलसरी रखा जाता है कि आपको इतने लोगों को ऐड करना है, और इतने लोगों को अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो आप उस पर इनकम या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपका कॉइन आता रहेगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशंस होते हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, एक मैचिंग इनकम होता है, एक लेवल इनकम होता है ना। तो क्वेश्चन वहां पे ये उठती है कि नीचे वाले को जैसे हमने ज्वाइन कराया और उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अपलाइन को 10% मिल गया। साथ ही साथ उसने अगर लेन मेंटेन किया है तो मैचिंग इनकम के नाम से 5% मिल गया। तो जब नीचे वाले को, डाउन लाइन को, एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ है और अपलाइन को तुरंत पैसे मिल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप ही के फंड जो है वो हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस केस में जिस दिन इनपुट कम होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश कर जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो स्कैम करने के जो तरीके हैं वो है केवाईसी। जब भी आपकी केवाईसी मांगी जाती है, तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है सर। और अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं किए, मान लीजिए आप बहुत बड़े लीडर हो गए, है ना, किसी भी चीज को आपने प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर क्या है, हम उसमें लीडरशिप में आ गए। लीडरशिप में आने के बाद जब हम उसके नॉर्म्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो जो ओनर है वो क्या करेगा, हमारी आईडी को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये केवाईसी करने का सबसे बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ क्या है, रिन्यूअल भी रहता है। वो प्रोजेक्ट जो है 6 महीने में, 1 साल में आपको रिन्यू कराना है। ज्वाइनिंग, इस बात को बहुत ही खास रीति से आप सभी को समझना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर ज्वाइनिंग अमाउंट है, उस प्रोजेक्ट में कभी ज्वाइन मत करिएगा। क्यों ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि क्रिप्टो क्यों लॉन्च किया गया। क्रिप्टो को लॉन्च करने के पीछे एक ही उद्देश्य है सर, डिसेंट्रलाइजेशन और होल सोल कंट्रोल हमारा होना है ना। तो एक लाइन, एक स्लोगन है, मैं अपनी पूरी टीम को मैंने इसको सिखाया है, और मैं जहां भी जाता हूँ उस टीम को उस बात को मैं जरूर बोलता हूँ। क्रिप्टो का मतलब होता है माई मनी माई कंट्रोल। एक लाइन में आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माई मनी माई कंट्रोल जहां पे नहीं है, उस प्रोजेक्ट में कभी ज्वाइन मत करिएगा। तो पैकेज अगर डिसाइड कर दिया गया है ना, आपको बोला जाता है कि आप 10,000 से ही ज्वाइन करो, 5,000 से ही ज्वाइन करो, 1 लाख से ही ज्वाइन करो, उससे नीचे आप नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हमको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल अभी मैं दूं तो एलजीनियस जो है उसको आप 100 रुपए का भी बाई कर सकते हैं, बिटकॉइन की तरह। इसमें कोई भी पैकेज नहीं है, हमारे पास जितना फंड है, हमारे पास अगर 1 लाख है, 1 लाख हम डालेंगे, 10 लाख है, 10 लाख हम डालेंगे। साथ ही साथ आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, नो ओपन सोर्स, है ना। जो कोडिंग जो है, उनके जो एजेंडा जो है वो ओपन नहीं रहते हैं।
है ना। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ना, अभी आप एक प्रोजेक्ट जो 2 महीना पहले आया था उसमें सारे पॉइंट्स उसे फुलफिल हो रहे थे। इसके साथ ही साथ आपको एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, एक टेक्निकल पर्सन से आप उसको वेरीफाई करवाएं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, जो टेक्निकली नॉलेज रखते होंगे, वो बाकी के जो पॉइंट्स है उसको चेक कर पाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन आर्ट के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में हमको ज्वाइन करना है तो उसका यूज केस, उस टोकन का हो या कॉइन का हो, यूज केस आपको समझना है कि उसको लॉन्च क्यों किया गया, उसका पर्पस क्या है। ओके, जैसे अभी मैंने ओरिजिन को लेकर, एल्जेनिस को लेकर यूज केसेस को उसके क्रीड में मैंने पूरा समझाया, वो जो 7 पॉइंट्स थे यूज केस की, वो करना क्या चाह रहा है, उसकी जो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है ना, कैसे मूव करेगा। तो उसको हमको पूरा, जब उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब हम रीड करेंगे, और जब हम व्हाइट पेपर को रीड करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है, आपको जो व्हाइट पेपर में जो बोला जा रहा है वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग हुई है कि नहीं हुई है। बिगेस्ट थिंग, इस चीज को आपको चेक करना है ना। ये सारे 8 पॉइंट्स जो है किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है। अभी जो प्रोजेक्ट स्कैम हुआ उसमें ये सारे बातें थी, लेकिन फिर भी स्कैम किया। स्कैम किया, क्यों किया? क्योंकि उसने जो व्हाइट पेपर में जो बोला था वो उसकी कोडिंग में नहीं था सर। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने उसको 2 मिनट में ही उसको आइडेंटिफाई किया कि इसका व्हाइट पेपर जो कह रहा है वो कोडिंग नहीं है। और इसलिए फिर उसको हमने ज्वाइन नहीं किया, और लोगों को उसको टीच भी किया। और जिन्होंने हमारी बात को माना, हमारी ग्रोथ टू द टीम की बातों को माना, वो सब बच गए। और जिन्होंने नहीं माना, मेरी टीम से भी कुछ लोग थे जो गए, और आज सभी जो है पछता रहे हैं कि हमने सर की बात को क्यों नहीं माना। तो ये है हमको स्कैम से बचने का तरीका। सिर्फ एक ही लाइन याद करिएगा सर, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि माई मनी माई कंट्रोल। एक लाइन इसको याद कर लीजिए, जिसपे माई मनी माई कंट्रोल नहीं है उसको कभी ज्वाइन मत करेगा। अभी जो प्रोजेक्ट जो स्कैम हुआ उस पे मैंने विड्रॉ करके भी देखा। जिन्होंने जो ज्वाइन किया हुआ था, जब चेक करने की जब बारी आई, वो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला ठीक है सर आप विड्रॉ करके बताइए। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो उनका जो कॉइन का जो नाम था, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे जब भी वो विड्रॉ कर रहे थे, है ना, तो उसी समय रन टाइम में वो क्या कर रहे थे, उनका जो लिक्विडिटी जो दिख रहा था वहां से उसको परचेस कर रहे थे। ओके, परचेस कर रहे थे और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वो वॉलेट में दे रहे थे, है ना। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम सब जो है वॉलेट बनाते हैं, तो जब भी हम एस एल जीनेस को ऐड करते हैं तो वहां पे हम 19725 को हम लेते हैं, लेकिन नीचे में बहुत सारे एस एल जीनेस दिखाई देते हैं। दूसरे को हम ऐड करेंगे तो हमारा, जब हम अनस्टिक करेंगे तो वहां पे हमारा नहीं दिखेगा, है ना। हमको 19725 को ही ऐड करना है, उस कोडिंग उसके लिए की गई है ना। तो वैसे ही वहां पे क्या हुआ था, एक डमी वहां पे टोकन, जो भी अमाउंट जब लोग दे रहे थे जो भी ज्वाइन कराने के लिए, तो उस डमी जो नेम वहां पे जो दिया गया था, नाम तो सेम था। जैसे मेरा नाम है मनोज कुमार, तो बिलासपुर में बहुत सारे मनोज कुमार होंगे, अभी हमारे जूम मीटिंग में बहुत सारे मनोज हैं, है ना। तो वैसे ही, लेकिन आज मैं इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, वो दूसरा मनोज, मतलब जब कोई भी जो है, मैं हूँ और दूसरे जो है दूसरे हैं। तो वैसे क्या है कि वहां पे उसी नाम का एक डमी जो है उसको ऐड किया गया था, जिसमें जब लोग पैसे देते थे तो उस अमाउंट का वो वहां पे एक डमी जो है, जो स्कैम के लिए जो डिजाइन किया गया था, उसको उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन जब भी वो ट्रेड करते थे लाइव, मैंने उसको देखा चेक करके, इसीलिए फिर मैं समझ गया कि 100% स्कैम प्रोजेक्ट्स है। जब भी उसको ट्रेड किया जाता था तो उसी टाइम जब कोई पर्सन ट्रेड करता था, उसी समय उसको, जो उसका जो ओरिजिनल जो था उसमें कन्वर्ट करके उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसको विड्रॉ दिया जा रहा था 2 महीने तक के। तो सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड में चल रही थी। 100% स्कैम प्रोजेक्ट था, लेकिन इन सब चीजों को चेक करने के लिए हम, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और हम इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे, हम स्कैम से बच सकते हैं सर। थैंक यू सर। इसे मैं डिस्कनेक्ट कर दूं सर? ये जी सर। मुझे अच्छे से याद है सर, जब आप काम चालू किए थे, काफी स्टडी करने के बाद आपने वर्क चालू किया था, लेकिन ओरिजिन में कुछ ऐसे मूवमेंट आए, जी। है ना, जहाँ पे लगता था कि डाउ कम्युनिटी है, एनोमस है, यस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो क्या वो इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे? तो यस। ऐसे 3 प्रॉब्लम जहां तक मुझे पता है, उस फेसेस को आप किस तरीके से देखे और कैसे आपका और भरोसा बढ़ा, थोड़ा बताएंगे सर? यस। सर जब इसका सर जब मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया था, तो वहाँ पे एक फंक्शन था, बॉन्ड परचेसिंग, नहीं, विड्रॉल, विड्रॉल करके एक परचेसिंग था।
एक फंक्शन था विड्रॉल पे। और वहां पे मैंने आपको शायद इसको दिखाया भी था आपको जब आप आए थे। तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि मनी कैन बी टोकन कैन बी ट्रांसफर टू एनी वॉलेट एनी टाइम, है ना। तो जब ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया था और उसके बाद जब उसको सेटिंग ने ऑडिट किया तो वहां पे उसको लिखा हुआ था एक्नॉलेज्ड, है ना। एक्नॉलेज किया गया था। और जब ऑडिट की जाती है तो ऑडिट करने के बाद जब उसका एक्नॉलेजमेंट आता है तो उसको उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जब मैं ज्वाइन किया मैंने कुछ दिन तक वेट किया और वो फंक्शन जो है बाद में हम देखते हैं वो रिजॉल्व हो चुका था, है ना। तो जब वो रिजॉल्व हुआ वो जो प्रॉब्लम जो है उसके कोड को जब मैंने देखा तो रिजॉल्व हो गया था वो जो प्रॉब्लम है। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा कि इसके जो क्रिएटर हैं वो थोड़े से एक्टिव हैं। और उसका प्रूफ यही है सर कि अभी 3 बार जो मेजर जो प्रॉब्लम आया मई में जो आया था फिशिंग अटैक का, तो इमिडिएटली जो क्रिएटर जो थे जो डेवलपर थे वो एक्टिव हुए और उन्होंने एक नया लिंक जनरेट करके केवल स्टेक अनस्टेक करने के लिए वो दे दिया, बाकी सब चीजों को उन्होंने होल्ड कर दिया था ताकि हमारे फंड जो है वो बचे रहे, है ना। अभी हाल ही में जो एक महीना पहले भी ऐसी कुछ दिक्कतें हुई थी, है ना। हमारे जो कॉइन्स हैं वो कुछ का कुछ दिखा रहा था और स्पाइडर वेब भी जो है बहुत सारी चीजें उसमें मिसमैच हो रहा था, है ना। तो उसका रीजन ये था सर कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट चल रहा था। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जो ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी जो डली हुई है उसको जब हम चेंज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फेसेस में हमारे दिक्कत हो जाते हैं। और अभी जैसे मैं सुबह उठकर मैं इसको काउंट कर रहा था कि हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अभी तक आई थिंक 52 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं 137 में से। तो अभी ये फेसेस जो हैं अभी आने बाकी हैं, है ना। सर्टिक को एक बार ओपन कर मैं एक बार ट्राई करूं सर, मेरा स्क्रीन या शेयर हो रहा है क्या? ट्राई करेंगे सर। कितना ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया सर योर अकाउंट? अभी 52 सर। चैट बॉक्स हम लिखेंगे 137 में 52 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है अभी तक इस प्रोजेक्ट में। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है शेयर का। सटिक ओपन करूं सर? आई शेयर दैट। एक सेकंड। आई यू हाँ, ट्राई? एक सेकंड। द परमिशन अलाउ एन ऐप शो थिंग्स। रुकिए एक सेकंड, मैं इसको ऐप को ओपन करता हूँ जूम में। नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर मेरे पास। आप, हाँ ठीक, आ गया सर, आ गया आ गया। गुड, यस, योर स्क्रीन आ शेयर। गया। या, थैंक यू सर। तो यहाँ पे सर्टिक को हम ओपन करते हैं। और कहाँ आपने पे कहा था सर टोकन स्निफर भी दिखाएंगे कुछ करके। जी जी जी। हाँ सर। तो यहाँ पे सर इसका जो एज जो है ना, मैं कौन सी बात को बोलना चाह रहा था सर, मेरे दिमाग से वाइट ऑफ हो गया। आई डोंट नो। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे 14 years 1 month, ये जो प्रोजेक्ट जो एज जो शो कर रहा है ना, इसको आप देखिए। और उसके बाद यहाँ पे 14 years 1 month है। मैं आपको बिटकॉइन का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए बिटकॉइन का भी आप देखिएगा। बिटकॉइन, तो यहाँ पे देखिए सर 14 years 10 months, क्योंकि इस बात को हमको समझना है सर। मैच्योरिटी इंडिकेटर यहाँ पे हाई है, वेल डेवलप्ड। ओके, क्योंकि अब बिटकॉइन में कोई भी अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने। हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्या बताने वाला था। ओके, तो यहाँ पे सर देखिए बिटकॉइन में अब कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, वो जितना डेवलप होना था वो हो गया, इसलिए यहाँ पे वेल डेवलप्ड दिखा रहा है। और प्रोजेक्ट का एज जो है 14 years 10 months यहाँ पे शो कर रहा है। हमारा जो ओरिजिन है LGNS जो है वो कितना शो कर रहा है देखिए,
14 ईयर्स 1 मंथ। तो बिटकॉइन इतना पुराना है, फिर भी उसको 14 साल 10 महीने का टाइम शो कर रहा है, और यहाँ पर 14 साल 1 महीना शो कर रहा है, और यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेटर में मीडियम है, मॉडरेटली डेवलप्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि 137 में से ओनली 52 डिप्लॉय हुए हैं सर, ओनली 52, है ना। तो जब अब इसका फेसेस अभी आने बाकी हैं, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेटर हाई नहीं है। और प्रोजेक्ट एज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट एज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोजेक्ट जो है स्टेबल हो जाता है सर। तो बिटकॉइन की स्टेबिलिटी 14 ईयर्स 10 मंथ में शो कर रहा है, और हमारे ओरिजिन में एलजीएनएस में 14 ईयर्स 1 मंथ शो कर रहा है। तो आप कल्पना करिए कि हमारा ओरिजिन जो प्रोजेक्ट है वो कितना मैच्योर हो चुका है और कितना स्टेबिलिटी को पा चुका है ना। मैं आज सुबह इसका जो प्रमोशनल वीडियो है उसको भी मैं देख रहा था, और इसके जो पूरे जो व्हाइट पेपर है उसको भी मैं रीड कर रहा था। वहां पे सर उस वीडियो में ही, आप जैसे घर में आप देखेगा या फिर अभी भी चाहें तो प्ले कर सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टेबल होगा उसी दिन सेकंड फेज लॉन्च होगा। जब तक ओरिजिन का फर्स्ट फेज, रिक्रूटिंग फेज जिसको हम बोल रहे हैं, लॉन्च नहीं होगा, सॉरी स्टेबल नहीं होगा, तब तक वो सेकंड फेज को लॉन्च नहीं कर सकता था। सेकंड फेज में हम इंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव इंटर्ड इनटू सेकंड फेज। इट मींस आवर प्रोजेक्ट इज स्टेबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज 14 ईयर्स 1 मंथ। बहुत बड़ी बात है सर। अभी मैं आपको अगर इथेरियम का मैं दिखाऊं, इथेरियम का कम है, देखिएगा, ETH। यहाँ पे देखिए सर, इथेरियम 11 साल 10 महीने। तो हमारा जो प्रोजेक्ट जो है इथेरियम को भी क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी पे एलजीएनएस है। तो इसलिए अब हमको इस पर डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपिंग फेज पे है। इसलिए अभी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी आने बाकी हैं, है ना। और स्टेबिलिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। 14 ईयर्स 1 मंथ का टाइम ऑलरेडी शो कर रहा है ना, इसकी मैच्योरिटी के लिए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है 100% सेफ है, सिक्योर है, और हम इसमें अच्छे से हम काम कर सकते हैं सर। टोकन स्निफर को लेकर आप कुछ स्कीम वाले जी। कुछ बातें कर रहे थे सर। हाँ सर। मैं एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ सर। Hang कर दिया। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर क्लियर। ओके। तो यहाँ पे सर देखिए, बबल मैप को भी अगर आप चेक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे वॉलेट्स के एड्रेस हैं, और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, देखिए क्रिएटर एड्रेस, नोड साइज इंडिकेट्स कनेक्शन सेंट्रलिटी, लार्जर नोड्स हैव मोर कनेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे क्रिएटर का पर्पल है ही नहीं, एक भी नहीं है, सब ऑरेंज है। तो इसलिए यहाँ पे ओनर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उसने जो रिनाउंस कर दिया है, तो इसलिए ओनर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ओनर ने अपने पास राइट्स अभी थोड़े रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो फेसेस जो है आने हैं अभी, फेज 1 फेज 2 फेज 3, तो तीनों फेज को लिंक करने के लिए जो राइट है वो ओनर ने अपने पास जरूर रखा है। बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं है। और टोकन स्नीफर के बारे में आपको बता दूं कि टोकन स्नीफर सबसे ओल्ड
जो कोड को ऑडिट करने वाली, चेक करने वाली, इसका पर्पस ही यही है कि जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग की जाती है तो उसमें कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो यहाँ पे टोकन स्नीपर में 70 इसका स्कोर भी है, सेफ है। और आप अपने सारी चीजों को आप पॉलीगॉन स्कैन, टेक्स्ट स्कैनर, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो कोडिंग है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सारी, ये पूरा कोड है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको आप अगर प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसके जो पॉइंट्स हैं टोकन स्नीफर में, आप देखिए, है ना, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, ओनरशिप रिनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको वहां पे पर्पल उसमें ग्राफ में दिखाया। क्रिएटर नॉट ऑथराइज फॉर स्पेशल परमिशन। होल्डर्स में आप देख सकते हैं क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना। जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाई उससे भी लेस देन 5%, और परसेंटेज भी देखिए 0.01%। ऑल अदर होल्डर पोजेस लेस देन 5% सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना। तो ये सारे जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप 10 होल्डर्स पोजेस लेस देन 70% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना। तो ये भी, ये टॉप 10 जो होल्डर्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस हैं, है ना। तो इसलिए उसमें भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें सिमिलर लॉन्च किए गए हैं, इसको आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एलजीनेस जैसे आप सर्च करने जाते हैं तो बहुत सारे आपको एलजीनेस दिख जाएंगे, स्कैम करने के लिए उसको डिजाइन किए जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो एड्रेसेस हैं उसको कभी भी आप टच मत करिएगा, और हमको सेफ रहना है सर। ओवर टू यू सर। हाँ सर। सर, जब आप इस प्रोजेक्ट को चेक कर रहे थे तो आपने कहा था कि सॉलिडिटी लैंग्वेज जी। को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाता है लेकिन उसमें लूप क्या है पता चलता है। तो क्या आपने सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ा था सर, स्टडी किया था? वो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। हाँ सर, मैंने जैसे बोला कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को हम ज्वाइन करें तो जो व्हाइट पेपर और जो जो कोड किया गया है उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सॉलिडिटी, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सर। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को हम तो चेक नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जो मेजर जो फंक्शंस हैं, जैसे अगर मैं आपको सर्टिक में ओपन करके मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अवेकिन है, ये हमारा सेकंड फेज का है जो कोड ऑडिट हुआ है। ओरिजिन को आप टैप करेंगे तो आपको फर्स्ट फेज में आ जाएंगे। आप यहाँ पे व्यू पीडीएफ, तो इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे। जितने सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं उसको हम जरूर थोड़ा सा स्टडी कर पाते हैं। जैसे कल शशि सर भी उस कोड को दिखा रहे थे, तो पिछले 2 दिन तक शशि सर ने बहुत अच्छी जानकारी को दिया। मैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। उनसे काफी चीज मैंने भी सीखा। तो यहाँ पे देखिए सारे फंक्शंस, इस पूरी फाइल को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर। ये देखिए मैंने जो आपको वो जो बोला था ना, बॉन्ड डिपॉजिटरी डाई, है ना, जो प्रॉब्लम थी उस समय, लॉजिकल इशू, देखिए रिजॉल्व कर दिया गया है ना। ये रिजॉल्व होने के बाद मैंने फिर उसमें ज्वाइन किया था। तो ये सारे फंक्शंस हैं सर। फंक्शंस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या ऐसे टूल्स जो यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड डिपॉजिटरी है, डिपॉजिट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया गया है। जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आपके फंक्शन का ये देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम सर। जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो ये जो डाटा फ्लो डायग्राम है इसी से हमको पता चलता है कि कौन सा फंक्शन किससे लिंक है। ओके, कौन सा फंक्शन किससे लिंक है, ओनर क्या कर सकता है, और हमको क्या अथॉरिटी मिला है या फिर कोई फंक्शन के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। लैंग्वेज पे ये सारे पूरे डाटा डायग्राम्स हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को फिर मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये नीचे आप जब जाएंगे, जब तक डाटा फ्लो डायग्राम ही चल रहा है। अ, ये सारे कोड है सर।
है ना। तो इसको आप थोड़ा बहुत भी आप देख सकते हैं, और जो भी चीजें हैं आप अपने लेवल पे उसको चेक कर सकते हैं सर। तो इस पे मुझे ऐसा पर्सनली जब मैंने इसको देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, और उसकी वजह से फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया सर। ये अलग अलग फंक्शंस के कोड हैं जिसपे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि क्या है, ओरिजिन ने अपने सारे कोड को डिस्क्लोज नहीं किया है ना, क्योंकि अगर डिस्क्लोज करेगा तो फिर कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए जितने हमारे पास कोड अवेलेबल हैं उसको फंक्शन से हम उसको चेक करके क्या है उसका हम देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है सर। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद ही मैं इस प्रोजेक्ट पे इंटर किया सर। थैंक ओवर यू टू यू सर। सर। थैंक यू।